हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार फाइनली CUET PG 2024 हो गया है और जिस एग्जाम को इस साल काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने अपीयर किया वो है COQP 12 एंड स्पेशली टिस के लिए, क्योंकि मेजरली जो एस्पिरेंट्स थे COQP 12 के लिए या CUET PG के एस्पिरेंट्स वो इसी टिस कॉलेज के लिए अपीयर कर रहे थे। आज की वीडियो के अंदर हम इसका कंप्लीट एनालिसिस जानने वाले हैं कि कैसा पेपर पैटर्न था और क्या टिस की कट ऑफ रह सकती है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल एंड तक आप देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzzunderscore_education। तो फ्रेंड्स इससे पहले पैटर्न के ऊपर चले, मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि आज मैंने भी इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया और मेरा सेंटर नोएडा के अंदर पड़ा था। NTA को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ये एग्ज़ाम करवाने की, बट जितनी भीड़ आज मैंने पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम के लिए देखी उतनी भीड़ ना ही सेंटर पे ना ही मेट्रो स्टेशन पे मैंने किसी और एग्ज़ाम के लिए आज तक नहीं देखी, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। इससे ये पता लगता है कि COQP 12 को बहुत सारे बच्चों ने दिया है और NTA ने भी शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा मैसिव उनको रिस्पॉन्स आएगा या क्राउड आएगा जिसको उनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में आज सेंटर्स पे कुछ सेंटर्स पे इतनी भीड़ थी, समटाइम्स जो कॉलेज के फेस्ट की एंट्री के लिए जितनी भीड़ होती है उससे भी ज़्यादा इस एग्जाम के लिए कई कई सेंटर्स पे भीड़ देखने को मिली। अगर सबसे पहले हम पैटर्न के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 थे, कोई चेंज नहीं है। टाइम 105 मिनट्स दिया गया, काफी एम्पल ऑफ टाइम इसके लिए था। मार्किंग स्कीम +4 फॉर करेक्ट, यानी कि इस वजह से पेपर ये 300 मार्क्स का हो जाता है। 0 फॉर अनअटेम्प्टेड एंड -1 फॉर द इनकरेक्ट। क्या कोई सेक्शनल टाइम लिमिट लगाई गई थी? इसके अंदर कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं लगाई गई थी। क्या कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट था पेपर के अंदर? तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट था। डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि टिस के पेपर को मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं। अगर हम टिस के पेपर को पिछले कई सालों का उसका डेटा उठा के देखें तो इसका डिफिकल्टी लेवल एक्चुअली वही था जो हमेशा से टिस का डिफिकल्टी लेवल रहता है। ऑल दो टिस ने 2023 में अपना डिफिकल्टी लेवल सब्सटेंशियली बढ़ा दिया था, लेकिन इस साल डिफिकल्टी लेवल ये बिल्कुल भी ज्यादा हाई नहीं था। इस पेपर की डिफिकल्टी लेवल को आप इजी टाइप ऑफ पेपर ही कह सकते हो। एंड सिंस टिस ने इस बार जीके बिल्कुल ही हटा दिया COQP 12 के थ्रू, तो यानी कि जैसा हमेशा से टिस का पेपर आता था यानी कि इजी लेवल तक का ही था, उसी तरीके से कर दिया। अगर हम पिछले 2-3 साल की एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो उसी तरीके का मोर और लेस इसका पैटर्न देखने के लिए मिला था। अगर फ्रेंड्स अब बात करें कि सेक्शन वाइज क्या क्या पूछा गया, तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या पूछा गया। अगर वर्बल में बोले तो हमें सबसे पहले एक्टिव पैसिव देखने के लिए मिला। उसके बाद हमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखने के लिए मिले। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था कि इनिमिकल का सिनोनिम क्या है। उसके बाद आपको एरर्स फाइंड आउट करनी थी। मान लो कोई भी पर्सन से रिलेटेड था, फॉर एग्जाम्पल रोहित फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर के साथ हैज आएगा, हैव आएगा। मैच दी फॉलोइंग में आपको वो कैप बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें आपको प्रॉक्सी, यूनिलैटरल, कॉफी टू टी और फिल इन दी ब्लैंक्स आपको करने थे। फिल इन दी ब्लैंक्स के कई सारे आपको क्वेश्चन थे कि पुट शाउट हियर फिल करना था, वेकअप 4 o'clock से रिलेटेड क्वेश्चन था, किंग इशू डिक्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, एंटीपैथी का एंटोनिम बताना था, अगेन आपको ये वो कैप बेस्ड ये क्वेश्चन था। उसके अलावा पैराजंबल्स भी आपको 2 तरीके के पूछे गए थे। पैराजंबल्स के बारे में अगर हम बात करें तो पैराजंबल्स भी बिल्कुल भी खास डिफिकल्ट नहीं थे और ऑप्शंस देख के तो और इजीली हो सकते थे, चाहे वो रियली डिटरमिन्ड वाला हो या बस होटल वाला हो, दोनों ही कुछ खास मुश्किल नहीं थे। फिर इंफीरियर कंप्यूटर वाला करेक्ट इनकरेक्ट था, वो भी कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था। ईडीएम आपसे पूछे गए, बोल्ड फ्रॉम दी ब्लू, सैंक्टिमोनियस की स्पेलिंग पूछी गई थी। वायरस मैलवेयर वाला करेक्ट इनकरेक्ट था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टेक मी होम से रिलेटेड था कि भाई उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आपको करनी थी। मैच दी फॉलोइंग में फिर आपको अगेन ईडीएम रिलेटेड क्वेश्चन थे, ईडीएम्स फ्रेजेस रिलेटेड क्वेश्चन थे जिसपे आपको बिग बैड वुल्फ और थ्रो कार्ड्स ये सारी चीजें बतानी थी। एडवर्ब बताना था सेल्डम वाले सेंटेंस में। बोहेमियन का आपको सिनोनिम बताना था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। और आरसी से आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए। आरसी के जो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये बेसिकली जो आरसी था ये कंज्यूमर राइट्स के ऊपर आरसी था। और इसके अंदर कंज्यूमर राइट्स क्या क्या हैं
और यूएस की फेडरल गवर्नमेंट ने किस तरीके से उनको लेके आए थे उसके रिलेटेड था। अगर ये पांचों क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पांचों क्वेश्चन ऑलमोस्ट इजी टाइप के ही थे, और अगर हम इसको 2023 से कंपेयर करें तो उससे तो सब्सटैंशियली इजी थे, क्योंकि 2023 ने टिसनेट ने अपना लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई किया था, तो अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो आरसीबी इजी था। तो अगर हम वर्बल सेक्शन की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो 25 क्वेश्चंस अप्रॉक्स जो आपको वर्बल के पूछे गए, उसका डिफिकल्टी लेवल आप इजी मान सकते हो। कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबली मॉडरेट थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इजी ही थे। अगर आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग था तो आप वर्बल सेक्शन को इजीली कर सकते थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्वांट, एलआर और डीआई, जनरली हुआ क्या, ये मिक्स में आया। ऐसा नहीं है कि पहले क्वांट पूछा गया फिर एलआर पूछा गया फिर डीआई पूछा गया, नहीं, वर्बल तो एक साथ आया, बट क्वांट, एलआर, डीआई मिक्स एक तरीके से कर दिया गया। तो इसमें अगर हम देखें तो क्वांट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कई सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, जिसमें चाहे सीपी ऑफ 10 काउज, एसपी वो 7 हो जाएगा। उसके बाद एलआरडीआई से अगर फर्दर हम बात करें तो इसी से रिलेटेड आपको कॉज एंड इफेक्ट से क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। फॉर एग्जांपल मैन, वुमेन और चाइल्ड अगर तीनों लग जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। एफिशिएंसी अगर 1% की 20% लेस है तो उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन था। फिर कितनी स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, एक से ही हो जाएगा, दो से हो जाएगा, दो से ज़्यादा चाहिए। फिर एलआर में फर्दर आपको सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। सीरीज के तो बल्कि दो क्वेश्चन थे, चाहे वो 3, 10, 33 वाली सीरीज हो या दूसरी एक और सीरीज हो। फिर उसके बाद एलआर के अंदर ही आपको क्यूब, पेंटेड क्यूब वाले क्वेश्चन थे कि भाई 8 सेंटीमीटर के क्यूब को 2 सेंटीमीटर में काट दिया तो कितने ऐसे हैं कि इसके अंदर कोई भी कलर्ड नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल। फिर आपको रैंकिंग वाले टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, जिसमें एक अंकित वाला टॉपिक था जिसमें इंटरचेंज हो रहा था। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन थे। सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये था कि भाई मनी 3 टाइम्स हो जाती है 20 साल में, तो 2 टाइम्स कितने समय में हो जाएगी। फिर टाइम एंड वर्क से अगेन आपको फर्दर क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई ए बी सी तीनों लग रहे हैं तो बी को कितना टाइम लगेगा करने के लिए। फिर आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट दो तरीके के पूछे गए थे। एक तो ब्लड रिलेशन में कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वाला, और दूसरा कि जहां पे एक तरीके से कोड दिए होते हैं। फिर फर्दर प्रॉफिट एंड लॉसेस से रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन थे, जिसमें कि भाई पहले एक्स अमाउंट बढ़ा दे फिर वाई अमाउंट का डिस्काउंट दे दे, मान लो 20% बढ़ा दे 15% डिस्काउंट दे दे तो क्या हुआ। फिर टाइम एंड वर्क के अंदर भी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे फर्दर, और कि कितनी स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। फर्दर आपसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां पे भाई आपको दो तरीके के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, जिसमें आपको सिस्टर, अंकल, ओके का कोड दिया होता, फिर आपको कोई कोड बताना था सन का फॉर एग्जांपल। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग का और भी एक क्वेश्चन था जो पेंशन वाला था, ये भी काफ़ी डुएबल थे। उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। फॉर एग्जांपल भाई थीफ और पुलिसमैन भाग रहे हैं तो उनके बीच में 100 मीटर का डिफरेंस है। फर्दर सीरीज से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको कई और सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिले। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला था कि भाई ये बताओ कि एक अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स पेंशन उसके लिए स्ट्राइक के लिए चले जाएं तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन था। फिर परसेंटेजेस से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। परसेंटेजेस यानी कि अरिथमेटिक से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिले। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्दर डायरेक्शन से क्वेश्चन था जो अगेन इजी था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले, क्योंकि ये सब मिक्स था। उसके बाद परसेंटेजेस के अंदर ये क्वेश्चन ये था कि भाई x% y का, और उसके बाद x% a, y% b, z% b कितना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन था। फिर फर्दर परसेंटेजेस से और आपको क्वेश्चन थे, सैलरी अगर बढ़ रही है और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं और सेविंग सेम है तो भाई बताओ कितने से सैलरी बढ़ी, इस तरीके के क्वेश्चन था। फिर ट्रेन वाला आपको क्वेश्चन था कि ट्रेन की लेंथ बताओ, ब्रिज की लेंथ बताओ। ट्रेन की लेंथ दी हुई थी, ब्रिज की लेंथ बतानी थी। सीटिंग अरेंजमेंट के आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिले। सीटिंग अरेंजमेंट्स के अंदर आपको भाई ये 6 बच्चे दे दिए गए थे, 2-2 रो के अंदर वो बैठे हुए थे, 3-3 की तो आपको बताने की कौन किसके ऑपोजिट बैठेगा। फिर फर्दर ब्लड रिलेशंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक और टाइप के क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था वो था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये एक इस टाइप का क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मुश्किल था, जिसमें आपको बताया था कि बताना था कि आपको सिंबल्स दिए हुए थे कि नॉट ग्रेटर टू, इक्वल टू है, नॉट स्मॉलर टू है। ये दो क्वेश्चन थोड़े से ये डिफिकल्ट थे। उसके बाद अगर हम बात करें रेशियो से रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
उसके बाद अगर हम DI के बारे में बात करें तो DI में सबसे पहले तो भाई आपको एक चार्ट दिया हुआ था चॉकलेट्स का, जिसके अंदर आपको बताया हुआ था कि भाई अराउंड 280 चॉकलेट्स हैं और अलग अलग आपको डिवाइड करी गई थी, जिससे आपको अराउंड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 4-5 क्वेश्चंस आपको अप्रोक्सीमेटली पूछे गए थे। उसके बाद आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था। वेन डायग्राम जो है वो अगेन LR का पार्ट है। वेन डायग्राम के बारे में बात करें तो लैंग्वेज फ्रेंच जर्मन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। उसके बाद अगेन एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था जिसमें एज ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर दी हुई थी। इसमें कैलकुलेट नहीं करनी थी, स्टूडेंट एंड टीचर की दी हुई थी, आपको बताने की कितनी स्टेटमेंट्स चाहिए थी जिससे कि इसका आंसर फाइंड आउट किया जा सके। उसके बाद फर्दर एक और LR में क्वेश्चन था कि भाई यंगेस्ट कौन है, उसके लिए भी आपको ये नहीं बताना था कि यंगेस्ट कौन है, आपको बताना था कि कितनी स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। उसके बाद फर्दर आपको एक क्वेश्चन वेन डायग्राम का ऐसा भी दिया हुआ था जिसके अंदर आपको बताना था कि भाई इंग्लिश फ्रेंच जर्मन कितने लोग ये बोल रहे हैं, ये सब दिया होता है, आपको बताना है कि कितने ऐसे हैं जो नन ऑफ दी 3 लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। और फाइनली एक और आपको DI का क्वेश्चन दिया होता जिसमें अराउंड 5 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, जिसमें आपको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रेशियो दिया गया था कंपनी A और कंपनी B से रिलेटेड, और उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना था कि उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर इन भी क्वेश्चंस को हम बारे में बात करें तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। तो अगर हम इन सारे सेक्शंस के बारे में बात करें, क्वांट अगर ये सारे सेक्शंस को देखें तो मेजरली इन सारे टॉपिक्स के अंदर कुछ भी सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था। जो सिलेबस दिया गया वो ही पूछा गया। डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं था, कुछ एक दो इक्का दुक्का क्वेश्चन थे जो प्रॉबेबली बच्चों को डिफिकल्ट लगे। LR से भी कुछ ऐसा यूनिक नहीं पूछ लिया जो इन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं था। थैंक्स कि भाई इस बार इन्होंने इसी तरीके से पेपर बनाया जो सिलेबस में था। अगेन LR के क्वेश्चंस काफी डुएबल थे अगर आपका LR स्ट्रांग है। बस अगर इनको छोड़ दे, अगर फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले या नॉट ग्रेटर स्मॉलर टू, क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट थे, बाकी सारे इतने डिफिकल्ट नहीं थे, इनको किया जा सकता था। एंड DI के भी कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस थे ऐसे जो ट्रिकी थे, लेकिन बाकी भी अगर हम बात करें, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले हो चाहे चॉकलेट्स वाले हो, काफी सारे क्वेश्चंस इसमें किए जा सकते थे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, जो कैलकुलेशन इंटेंसिव था, जिसमें आपको जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश के दिए होते और आपको बताना था कि कौन है जो कुछ भी नहीं बोलता। ये थोड़ा सा लेंदी था, बाकी काफी हद तक जो क्वेश्चंस थे वो डुएबल थे। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो पेपर इजी था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो लेंदी थे। तो इसके अंदर डेफिनेटली अब हमें पिक करना था, लेकिन सिंस टाइम सफिशिएंट था तो इनको अटेम्प्ट किया जा सकता था। तो अगर अब हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, तो अगर हम बात करें कि भाई इस साल टिस की टेंटेटिव कट ऑफ क्या रहने वाली है, सिंस फर्स्ट टाइम टिस इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमने भी ये प्रिडिक्शन करी है कि आउट ऑफ 300 मार्क्स अगर आप 255 या 255 प्लस ले आते हो तो आपको HRM एंड LR की कॉल आ सकती है, और 250 के अराउंड कट ऑफ रहने वाली है ODCL प्रोग्राम की। तो अगर इतना आपने स्कोर किया है, टेंटेटिवली आप इतना स्कोर कर लेते हो, तो आपको टिस की कॉल आ सकती है। सिंस पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था तो इसीलिए कट ऑफ हायर साइड पे रहेंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपना एक्सपीरियंस बताओ, आज एग्जाम का, क्वेश्चंस का क्या चीज आपको सही लगी, कौन सा क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि गलत था, या कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, फिर उसको बाकी सारे बच्चे भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ था आज के एनालिसिस के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपनी सारी क्वेरीज नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलेंगे ऐसे ही किसी एनालिसिस की वीडियो के अंदर। सी यू नेक्स्ट टाइम।